बिहार गवर्नमेंट के जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट थे उनसे एक्सेस पैसा निकाला जा रहा था। तो इसके चलते सारे डिपार्टमेंट के अंदर फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाता है और इस टाइम पे बिहार के जो भी जर्नलिस्ट थे, ऑफिसर्स थे, यहां तक कि आम जनता भी एनिमल हस्बेंड्री में हो रहे घपले के बारे में खुलेआम डिस्कस कर रही थी। तो बिहार गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर पड़ता है तो गवर्नमेंट बिहार के सभी डिपार्टमेंट पे कैश में पैसा निकालने पे रोक लगा देती है। अब रोक तो लगा देती है, लेकिन इसमें भी एक चीज होती है, ये लोग दिमाग लगाते हैं और सिर्फ ये जो एनिमल हस्बेंड्री वाला जो डिपार्टमेंट था इसमें कहते हैं कि इस पे रोक नहीं लगेगी, बाकी जितने डिपार्टमेंट हैं सिर्फ उस पे रोक लगेगी। मतलब कि ये जो रूल है ये सिर्फ बाकी डिपार्टमेंट पे इंप्लीमेंट होगा, एनिमल हस्बेंड्री जहां पे एक्चुअल में घोटाला चल रहा था इस पे नहीं लागू होगा। और यहां से लोगों का जो शक था वो यकीन में बदल गया था कि कुछ ना कुछ तो इस डिपार्टमेंट के अंदर ऐसा चल रहा है जिसके चलते बिहार के नेता, चाहे वो ऑपोजिशन में हो चाहे रूलिंग पार्टी के हो, वो इसको रोक नहीं रहे। पैसे इस हद तक निकाल लिए गए थे कि बिहार के जो स्कूल्स, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल्स, टीचर्स की सैलरी, डॉक्टर्स की सैलरी, इनकी सैलरी देने के लिए और खर्चा करने के लिए बिहार गवर्नमेंट के पास पैसे ही नहीं बचे थे और बिहार गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय थे उनकी सैलरी रुक जाती है। अब यहाँ पे बहुत ही हैरानी की बात थी क्योंकि स्टेट फंड से जो पैसा निकाला जा रहा था, एक तरफ ये बात चल रही कि जरूरत से ज्यादा पैसा निकाला जा रहा है और जब इतना पैसा निकाला जा रहा है उसके बाद भी बिहार के जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनकी सैलरी क्यों रुक रही है, सारे काम पेंडिंग क्यों पड़े हैं। और गवर्नमेंट के जितने भी एम्प्लॉय थे वो पटना हाई कोर्ट में जाके PIL डालना शुरू कर देते हैं कि हमारी सैलरी नहीं दी जा रही है, हम लोग काम कैसे करें, घर कैसे चलाएं। अब यहां से 22 जनवरी 1996 को अकाउंटेंट जनरल ऑफिस, ये ऑफिस जो होता है ये स्टेट के साथ मिलकर काम करता है, लेकिन इसकी रिपोर्टिंग जो होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी होती है। तो ये AG ऑफिस जो था वो बिहार के फाइनेंशियल डिपार्टमेंट को लेटर लिखता है कि इतना सारा पैसा बिहार स्टेट को दिया जा रहा है, ये सारा पैसा जा कहां रहा है, इसकी डिटेल बना के आप सबमिट करिए AG ऑफिस में। अब थोड़े दिन बाद ये जितना भी डेटा है वो पहुंचता है AG ऑफिस में और जैसे इस डेटा को रिव्यू किया जाता है तो फाइनेंस कमिश्नर VS दुबे जो थे वो इस पूरे डेटा को रिव्यू कर रहे थे। तो रिव्यू करते टाइम वो नोटिस करते हैं कि सब प्रॉब्लम की असली जड़ ये एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है। फाइनेंशियल ईयर 1995 से 96 में टोटल अलॉटेड बजट के अगेंस्ट में 116 करोड़ रुपए और अक्टूबर मंथ में 55 करोड़ रुपीस ऐसे निकाले थे इन लोगों ने। लेकिन ऑफिसर को बिल्कुल नहीं पता था कि ये जो नंबर है ये तो बहुत ही छोटा है, एक्चुअल में तो घोटाला कई 100 करोड़ का चल रहा था अंदर अंदर। तो जैसे ये डिटेल्स 22 जनवरी को फाइनेंस कमिश्नर VS दुबे के सामने आती है, वो बिहार के जितने भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डेप्यूटी कमिश्नर थे उनको इस पूरे घपले की इंक्वायरी करने का ऑर्डर दे देते हैं कि पता करो कि इसके पीछे एक्चुअल में है कौन। अब सेम टाइम पे लालू यादव के लिए एक और दिक्कत हो जाती है। लालू यादव की जो पॉलिटिकल पार्टी थी उसमें से कई सारे नेता निकल के अपनी अलग पार्टी निकाल लेते हैं। ऐसे ही एक अलग पार्टी बना के शिवानंद तिवारी ने बना ली थी और ये लालू यादव के अगेंस्ट हो गए थे उस टाइम पे। इन्होंने इस पार्टी से अलग होने के बाद ऑडिटर जनरल के ऑफिस से एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट का सारा डेटा निकलवा लिया और ये जो सारा इलीगल ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड था इन्होंने अपने साथ कुछ और लीडर जोड़े जैसे सरजू राय, इनको अपने साथ जोड़ के पटना हाई कोर्ट में PL डाल दी और कहा कि इस पूरे घोटाले में बिहार गवर्नमेंट और लालू यादव मिले हुए हैं, इसलिए ये जो इंक्वायरी है ये CBI को दे देनी चाहिए, घोटाला कभी पकड़ में नहीं आएगा, ऊपर से लेकर नीचे तक सब लोग मिले हुए हैं। तो ऐसे करके पटना हाई कोर्ट में इस घोटाले से रिलेटेड टोटल 9 PIL डाल दी गई थी और इसका नाम पड़ा था चारा घोटाला। अब इसके 4-5 दिन बाद ही 27 जनवरी 1996 को डेप्यूटी कमिश्नर अमित खरे जो थे वो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के ऑफिस पे रेड मारना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ये बैक टू बैक रेड मारना स्टार्ट करते हैं तो एनिमल हस्बेंड्री के एम्प्लॉय जितने भी थे वो फाइल्स को जलाना और फाड़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन उसके बाद भी काफी सारी फाइल जो हैं वो पकड़ी जाती हैं, वो लोग ये जब्त कर लेते हैं और जब इस एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट की फाइल्स देखी गई तो हर कोई हैरान हो जाता है कि कितना बड़ा गेम अंदर अंदर चल रहा था। यहाँ पे फेक बिल्स बने हुए थे, फेक बैंक ड्राफ्ट थे, कैश और वेंडर कंपनी के फेक सील थे, पैड थे वो भी फेक बने हुए थे। और इस छापे में इन्होंने एक चीज और नोटिस की कि जितने भी ये फेक बिल बना रहे थे सारे के सारे 10 लाख से कम रुपए के बना रहे थे। 9,90,000, 9,80,000, 10 लाख से ज्यादा के फेक बिल नहीं बना रहे थे, उससे कम के ही रख रहे थे। और ये जो टीम थी ये सारी चीजें जब्त करती है, इसकी वीडियोग्राफी बनाती है और IPC के इतने सेक्शंस में ऑफिशियल FIR लॉन्च हो जाती है और ये पहली बार था जब ऑफिशियल FIR लॉन्च की गई। पूरे बिहार में चारा घोटाला नाम से ये चीज फेमस हो जाती है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप लिया जाता है। डेप्यूटी कमिश्नर अमित खरे जितने ये एनिमल हस्बेंड्री में काम करने वाले एम्प्लॉय थे इनको बुलवाते हैं, इनसे पूछताछ करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि नॉर्मल पूछताछ के नाम से भी सारे के सारे जो ऑफिसर्स थे वो भाग जा रहे थे और इसके तुरंत बाद जो इनकी पूरी टीम जो थी वो सिंहबाद पहुंच के एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के कुछ ऑफिसर्स के घर पहुंचती है, वहां पे रेड मारना स्टार्ट करती है। तो ये 20-30 हजार रुपए की जॉब करने वाले इनके घरों से कैश मिलना स्टार्ट होता है। गौरी शंकर प्रसाद एनिमल हस्बेंड्री के लो ग्रेड ऑफिसर थे,
इनके घर से 25 लाख रुपए कैश पकड़ा गया। बाकी एम्प्लॉइज के घर की तलाशी ली गई तो उनके घरों से ज्वेलरी पकड़ी गई। और अब यहां से एनिमल हस्बेंड्री के जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे वो बिना लीव लिए एब्सकॉन्ड होने लग जाते हैं और कहां गए किसी को नहीं पता चलता। ऑपोजिशन लीडर से लेके मीडिया, सोशल एक्टिविस्ट सब सीबीआई इंक्वायरी की डिमांड कर रहे थे और इससे बचने के लिए लालू यादव खुद से एक कमेटी बना देते हैं और इस घोटाले की इंक्वायरी स्टार्ट करा देते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जो इंक्वायरी बनाई थी इस कमेटी के अंदर जो मेंबर थे उन्हीं का नाम इस चारा घोटाला में आ जाता है और पता चलता है कि कमेटी के जितने भी ये मेंबर थे ये खुद ही इन्वॉल्व थे इस चारा घोटाला में। और अब यहां से हाई कोर्ट जो था वो इस केस को स्टेट पुलिस से हटा के सीबीआई को ट्रांसफर कर देता है। लालू यादव सीबीआई टीम को जो हेड कर रहे थे यूएन बिस्वास, इनसे मिलते भी हैं, उनसे बात करके ये चीज कहते हैं कि आप बंगाल के बैकवर्ड क्लास से हो, मैं भी बैकवर्ड क्लास से हूं, ये लोग हम लोगों के साथ हमेशा से गलती करते आए हैं, हम दोनों को मिलकर इनको सबक सिखाना चाहिए, उल्टा इनको एक्सपोज करना चाहिए। लेकिन यूएन बिस्वास जो है वो ये चीज मानते नहीं है। तो लालू यादव इससे बहुत ज्यादा नाराज हो जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हैं कि स्टेट पुलिस ही इंक्वायरी करेगी, सीबीआई की जरूरत नहीं है। लेकिन अब इससे कुछ होता नहीं है। लालू यादव अब यहां से अकेले फंस चुके थे। 19 मार्च 1996 को सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये केस सीबीआई को ही जाएगा और इस पूरे केस की जो मॉनिटरिंग होगी इसका जिम्मा जो था वो हाई कोर्ट को दे दिया। ये चीज जैसे ही होती है इस चीज को लेके लालू यादव की जो पार्टी थी इसमें ही हल्ला होने लगता है। जैसे रामविलास पासवान, शरद यादव, ये सब लालू से रेजिग्नेशन मांगने लगते हैं। लेकिन लालू यादव एक ही बात कहते हैं कि वो रेजिग्नेशन नहीं देंगे, बिल्कुल साफ मना कर देते हैं। वो ये कहते हैं कि सारे ऑपोजिशन मिलकर मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। और 5 जुलाई 1997 को लालू यादव जब उनसे चीजें नहीं संभलती हैं तो जनता पार्टी से अलग एक राष्ट्रीय जनता दल बनाते हैं, आरजेडी पार्टी बनाते हैं, खुद इसके प्रेसिडेंट बनते हैं। सारे जो एमएलएस थे लालू यादव को उनका सपोर्ट था ही था, तो इस चीज का भी सोल्यूशन लालू यादव निकाल लेते हैं। अब इसके बाद एक चीज और हो रही थी कि जितने भी सीबीआई ऑफिसर्स इंक्वायरी कर रहे थे इनको भी जान से मारने के थ्रेट मिलते थे। हाल ये हो चुका था कि सीबीआई ऑफिसर्स को बिहार के अंदर बुलेट प्रूफ कार में ट्रैवल करना पड़ता था। लेकिन सीबीआई टीम के जो हेड थे यूएन बिस्वास वो रुकते नहीं हैं। वो सीबीआई स्पेशल कोर्ट से लालू के अगेंस्ट में अरेस्ट वारंट इशू करवा लेते हैं। लालू यादव साफ मना कर देते हैं कि मैंने कुछ भी नहीं किया, मुझे फंसाया जा रहा है, मैं अपनी पोजीशन से रेजिग्नेशन नहीं दूंगा। लेकिन गवर्नर AR किडवाई जो थे वो लालू को फोन करके समझाते हैं कि आप रेजिग्नेशन मार दो, क्योंकि अगर आप रेजिग्नेशन नहीं मारोगे तो आपका डिसमिसल कर दिया जाएगा। और फिर ये बात जो थी वो लालू यादव को समझ में आ जाती है और फिर 25 जुलाई 1997 को लालू यादव सीएम पोस्ट से रिजाइन मार देते हैं। और लालू यादव के रिजाइन मारते ही बीजेपी हेडक्वार्टर में लड्डू बंटना स्टार्ट हो जाते हैं। बीजेपी के लीडर सुशील मोदी अपने पार्टी वर्कर से कहते हैं कि इलेक्शन की तैयारी करो। इनको लग रहा था कि अब सरकार गिर जाएगी, लेकिन 28 जुलाई 1997 को लालू यादव फिर से एक उल्टा दांव खेल देते हैं। वो अपनी वाइफ राबड़ी देवी, जो कि उतनी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, इनको ये कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के सपोर्ट से सीएम बना देते हैं। बीजेपी के सपनों पर पानी फेर